नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि जैव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ और जैव भूगोल की प्रगति किस प्रकार की है, नेचर किस प्रकार का है, उसका स्कोप मैटर किस प्रकार का है, उसका सब्जेक्ट मैटर किस प्रकार का है। आज हम इसी क्रम में जैव भूगोल के अंतर्गत जैव भूगोलिक अध्ययन के उपागमों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ और इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि पहले व्यक्त किया गया है, जैव भूगोल पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों सहित जैव मंडल के जीवों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत प्रजाति उद्भव मतलब उसका किस प्रकार स्पेसिफिकेशन या इवोल्यूशन हुआ, प्रजातियों का विसरण किस प्रकार हुआ, प्रजातियों का विसरण से मतलब है प्रजातियों का डिस्पर्जन किस प्रकार हुआ, उनका वितरण किस प्रकार का है मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, और उनका विलोपन मतलब एक्सटिंक्शन क्यों हो रहा है, आदि के जैव भौगोलिक प्रक्रमों जो आपके बायोजियोग्राफिकल प्रोसेस है उस पर दो आधारभूत उपागमों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। पहला जो उपागम है जैव भूगोल का वो कहलाता है इवोल्यूशनरी या हिस्टोरिकल अप्रोच, और दूसरा जो उपागम है वो कहलाता है इकोलॉजिकल अप्रोच। पहले हम विकासीय उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसको हम इवोल्यूशनरी अप्रोच कहते हैं। जैव भूगोल में विकासीय या ऐतिहासिक उपागम में जैव भौगोलिक अध्ययनों के निम्न दो पक्षों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। पहला है प्रजातियों के उद्भव की प्रकृति, प्रक्रिया और उसके कारक किस प्रकार हैं, और दूसरी बात प्रजातियों के उद्भव, विस्तरण, वितरण तथा विलोपन का ऐतिहासिक अनुक्रम या उसका सीक्वेंस क्या है। जैसे कि ज्ञात है कि स्वयं उद्भव के सिद्धांत का अभिप्राय या आविर्भाव या उद्भव गैर उद्भव संकल्पनाओं नॉन इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट तथा 18वीं सदी में जॉर्ज कुवियो द्वारा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क द्वारा प्रतिपादित सतत रूपांतरण या कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन एवं प्रजातियों के गैर विलोपन नॉन एक्सटिंक्शन के सिद्धांत से हुआ है। उल्लेखनीय है कि चार्ल्स डार्विन ने विकासीय परिवर्तन इवोल्यूशनरी चेंज की संकल्पना का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि इन्होंने वेलास के साथ प्रजातियों के प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा उद्भव या इवोल्यूशन की क्रियाविधि मैकेनिज्म का सुझाव दिया था। डार्विन के उद्भव की क्रियाविधि के सिद्धांत में निम्न तीन प्रक्रमों का सहारा लिया गया है। पहला है प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है अनुकूलन या अडप्टेशन, और तीसरा है श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन के अनुसार प्रजातियों के उद्भवन की प्रक्रिया प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन तथा पृथक्करण मतलब आइसोलेशन द्वारा संपन्न होती है, तथा उद्भवन की प्रक्रिया क्रमशः ग्रेजुअली स्पेसिफिकेशन होती है। इसके विपरीत डी वाइन्स के अनुसार गुण परिवर्तन द्वारा जाति प्रजाति उद्भव होता है या सतत विकासीय परिवर्तन होता है। जैव भूगोलवेत्ता इन आवासीय या विकासीय उपागम के माध्यम से वर्तमान समय में मिलने वाले पौधों एवं जंतुओं के विकास एवं वृद्धि इवोल्यूशन एवं ग्रोथ की समस्याओं या अवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत प्रजातियों, पौधों तथा जंतुओं के विसरण, डिस्पर्जन, वितरण तथा विलोपन एक्सटिंक्शन के प्रतिरूपों या पैटर्न, प्रक्रमों, कारणों आदि का विभिन्न भूगर्भिक कालों के संदर्भ में पता लगाया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है। विकासीय उपागम के अंतर्गत सभी प्रकार के जीवित जीवों के
विभिन्न भूगर्भिक कालों में क्रमशः प्रजाति उद्भव या इवोल्यूशन या क्रमिक विकास का निर्धारण किया जाता है। प्रथम जीवन का आविर्भाव संभवतः पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये विश्वास किया जाता है कि स्थलीय भागों पर पौधों की उत्पत्ति तथा औपनिवेशीकरण अंतिम विस्तृत तथा डिवोनियन कालों में हुआ था, या यूँ कह लो आगे चलकर ये सिलोरियन और डिवोनियन कालों में ये विकास पौधों का हुआ। आगे चलकर एकाकी पौधे डिवोनियन काल में वनस्पति समुदाय के रूप में विकसित हुए। कार्बोनिफेरस में जलवायु परिवर्तन से जनित हिमानीकरण के कारण वनस्पति समुदाय में व्यापक परिवर्तन हुए तथा अंगारालैंड में 3 प्रकार की वनस्पतियों का अभ्युदय या उद्भव हुआ। ये थी आपकी यूमेरिकन वनस्पति, अंगारा वनस्पति और कैथिसियन वनस्पति। यूरेशियन वनस्पति का विकास लोरेशिया के पश्चिमी भाग, वर्तमान उत्तरी पूर्वी या उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में हुआ। अंगारा वनस्पति आधुनिक साइबेरिया में विकसित हुई और आपकी कैथिसियन जो वनस्पति है ये दक्षिणी पूर्वी अंगारालैंड, आधुनिक चीन तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में इनका उद्भव हुआ। क्रिटेशियस काल में पुष्पी पौधों की उत्पत्ति हुई तथा ये वनस्पति जुरासिक काल में तेजी से धरातलीय सतह पर फैल गई। टर्शरी काल में वृहद स्तरीय विश्वव्यापी पर्वत निर्माण की क्रिया तथा उससे संबंधित जलवायु परिवर्तन तथा क्वाटरनरी काल में उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों के हिमानीकरण के फलस्वरूप जीवन रूपों एवं वनस्पतियों में भूमंडलीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरों पर व्यापक परिवर्तन हुआ। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 1912 एवं 1922 तथा 1960 के दशक में प्रतिपादित प्लेट विवर्तन सिद्धांत ने वनस्पतियों एवं जंतुओं के भूमंडलीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तरों पर विभिन्न वितरण प्रतिरूपों की पहेली को हल करने के लिए एक विश्वस्त तथा प्रभावी क्रियाविधियाँ प्रदान की। अब हम बात करेंगे जैव भूगोल के दूसरे प्रमुख उपागम की, जो कहलाता है पारिस्थितिकीय उपागम या इकोलॉजिकल अप्रोच। जैव भूगोल के अध्ययन के पारिस्थितिक उपागम के अंतर्गत प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य तथा जैविक संघटकों के आपसी अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक कारकों यथा भूमि, मृदा, वायु, जल, मौसम तथा जलवायु के तत्वों जो ऐसे अजैविक संघटक होते हैं जो पौधों एवं जंतुओं को न केवल प्रभावित करते हैं वरन उन्हें नियंत्रित भी करते हैं का अध्ययन किया जाता है। इन अजैविक या पारिस्थितिक कारकों को पर्यावरणीय कारक भी कहते हैं। किसी भी प्रदेश की या समस्त भूमंडल की पर्यावरणीय दशाओं में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण पौधों एवं जंतुओं में भी बदलाव आ गया है। द्वितीय स्तर पर हम जैव मंडल के समस्त जीवों पर पर्यावरणीय दशाओं अथवा पारिस्थितिकीय कारकों के पड़ने वाले प्रभावों तथा बदले में जीवों के ऐसे प्रभावों के प्रति अनुक्रिया या रिस्पॉन्स या प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तृतीय स्तर पर विभिन्न कालिक एवं स्थानिक मापकों या टेम्पोरल और स्पेशियल स्केल पर पर्यावरणीय दशाओं में होने वाले परिवर्तनों की प्रकृति एवं प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल के अध्ययन के इन पारिस्थितिकीय उपागम की परिणति पारिस्थितिकीय जैव भूगोल इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी के रूप में हुई, जो अब जैव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। पारिस्थितिकीय उपागम के अंतर्गत पौधों के वितरण तथा जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंधों की अध्ययन की व्याख्या की जाती है तथा इनको हम प्राथमिकता के तौर पर इन जलवायु परिवर्तनों के कारण वनस्पतियों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया जानने का प्रयास करते हैं।
अर्थात ये जानना चाहते हैं कि ये परिवर्तन कैसे हुए हैं। हम ये जानते हैं कि ऊर्ध्व पादप प्रजातियां जो सुपीरियर पॉइंट स्पीशीज हैं, किसी सीमा तक जलवायु परिवर्तन के साथ अपना समायोजन एवं अनुकूलन कैसे कर लेती हैं, परंतु कमज़ोर प्रजातियां विनिष्ट या नष्ट हो जाती हैं। बी कैंडोल ने 1855 में विभिन्न तापमानों के साथ अनुकूलन के साथ उत्पन्न शरीर क्रियात्मक की दृष्टि से 3 भिन्न प्रकार की पादप प्रजातियों की पहचान एवं अभिनिर्धारण किया: मेगाथर्म, मेसोथर्म और माइक्रोथर्म। उल्लेखनीय है कि मेगाथर्म प्रकार के पौधों के विकास के लिए उच्च तापमान तथा पर्याप्त आर्द्रता की मात्रा की आवश्यकता होती है तथा भूमध्य रेखीय वर्षावन। माइक्रोथर्म पौधे ऊष्मा एवं नमी की न्यून मात्रा वाले प्रदेशों में विकसित होते हैं, अतः ये मिलते हैं आपको आर्कटिक प्रदेशों की वनस्पतियों में। और जबकि मेसोथर्म पौधे ऊष्मा एवं आर्द्रता की सामान्य मात्रा वाले प्रदेशों में पनपते हैं, जैसे कि शीतोष्ण प्रदेश की वनस्पतियां। अपनी जड़ों एवं द्वारा पौधे एवं शैलों में अंतरक्रिया द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती हैं। जलवायु एवं पौधे सामूहिक रूप से चट्टानों को विखंडित करके रेगोलिथ में परिवर्तित करते हैं। इन्हीं रेगोलिथ से अन्यतः मिट्टियों का निर्माण होता है और इस प्रकार जलवायु, वनस्पतियां तथा मिट्टियों में आपसी अंतरक्रिया होने से वनस्पतियों की प्रकृति में परिवर्तन होते हैं और अंततः चरम वनस्पति या क्लाइमेक्स वेजिटेशन का विकास होता है, जो एक प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र या मैच्योर इकोसिस्टम का सूचक है, जिसमें प्रभावशाली वनस्पति तथा पर्यावरण में संतुलन पाया जाता है। एजी टांसले ने वनस्पतियों तथा आवासों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के आधार पर वनस्पति चरम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। पहला है जलवायु चरम, क्लाइमेक्स, जिसके प्रमुख कारक है जलवायु। दूसरा है मृदा चरम, जिसको हम एडोप्टिक क्लाइमेक्स बोलते हैं और इसके प्रमुख कारक है मृदा या सॉइल। और तीसरा है उच्चावच चरम, रिलीफ क्लाइमेक्स, जिसके प्रमुख कारक है सभी विभिन्न प्रकार के उच्चावच। एच वेटकर के अनुसार यदि वनस्पतियों के क्रमिक विकास का निर्धारण केवल एक कारक के आधार पर किया जाता है तो कोई निरपेक्ष चरम एब्सोल्यूट क्लाइमेक्स संभव नहीं हो सकता है, वरन किसी खास प्रदेश में वनस्पतियों के विकास को नियंत्रित करने वाले सभी कारकों के सम्मिलित प्रभावों द्वारा जनित चरम जटिल वनस्पति समुदाय कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी वाला होता है। पारिस्थितिकीय उपागम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के प्रकारों का निर्धारण किया जाता है तथा उनको मानचित्रों पर दर्शाया जाता है। हरमन वैगनर तथा इमित फॉन लिडो ने सन 1890 में इस क्षेत्र में सफल प्रयास किया था तथा विश्व की वनस्पतियों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया। उभय विशेषताओं वाली वनस्पतियों के मंडलों को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया: फॉर्मेशन, जीवन मंडल, इकोजोन, बायोम और वनस्पति मंडल आदि। और अब हम कल जो चर्चा है वो करेंगे जैव भूगोल की सार्थकता और उसके महत्व पर। धन्यवाद।